ओपेनहाइमर। कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को कोर्ट में देखते हैं जिसका नाम ओपेनहाइमर होता है, जिस पर केस चल रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम गवर्नमेंट एसीसी के हेड ऑफिसर लुइस को देखते हैं। जहां हमको पता चलता है कि लुइस ने ही ओपेनहाइमर पर केस किया है। जिसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां कोर्ट रूम में कुछ लोग ओपेनहाइमर से पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का होता है और 1945 में 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए थे, जिसमें ओपेनहाइमर को दोषी समझा जा रहा होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल पाएगा, जिस पर ओपेनहाइमर अपने बारे में सब कुछ शुरुआत से बताने लगते हैं कि उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी जर्मनी से की थी। और तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें उनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब टीचर उनको पढ़ा रहे होते हैं तो उनका ध्यान कहीं और होता है। उनके दिमाग में बस एटॉमिक एनर्जी घूम रही होती है। उनका मानना था कि वो एटॉमिक एनर्जी को अंदर से फील कर सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री क्लास में एक दिन काम करते वक्त उनसे गलती से एक कांच की बोतल टूट जाती है। टीचर उनको क्लास में रुकने की पनिशमेंट दे देते हैं। पर उसी दिन नील बोर नाम के एक फेमस फिजिसिस्ट का लेक्चर होने वाला था, जिसको ओपेनहाइमर मिस नहीं करना चाहता था। पर सजा के चलते उनको आज क्लास में ही रुकना था, जिस वजह से ओपेनहाइमर को बेहद गुस्सा आता है। वो अपने टीचर के एप्पल में पॉइजन को इंजेक्ट करके नील बोर के लेक्चर को अटेंड करने के लिए चला जाता है। और जब नील बोर का लेक्चर खत्म होता है तो वो वहाँ बैठी ऑडियंस से ये कहता है कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिसपे मौका पाते ही ओपेनहाइमर उनसे एक क्वेश्चन पूछता है जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। जिसके अगले ही दिन नील बोर ओपेनहाइमर के कॉलेज पहुँच जाता है, जहाँ वो ओपेनहाइमर की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि नील बोर ओपेनहाइमर के एटम्स के बारे में नॉलेज और इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। साथ ही वो वहाँ ओपेनहाइमर से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प है, पर तुम्हें अपनी थ्योरीज पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिधर नील बोर ओपेनहाइमर को एक कॉलेज का नाम बताते हुए कहते हैं कि वहाँ तुम्हें लॉरेंस नाम का एक आदमी मिलेगा जो तुम्हारी थ्योरीज में मदद करेगा। जिसके बाद सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और कहानी प्रेजेंट डे में दिखाई जाती है, जहाँ लुइस से ओपेनहाइमर के बारे में पूछा जाता है। वो कोर्ट में ये बताता है कि उनकी मुलाकात 1947 में हुई थी और तब तक ओपेनहाइमर काफी फेमस हो चुका था। लुइस खुद ओपेनहाइमर को एईसी डिपार्टमेंट का काम संभालने को कहते हैं और उनको सब चीजों के बारे में बताते हैं, जहाँ पर हम आइंस्टाइन को भी देखते हैं। जिसके बाद लुइस और ओपेनहाइमर के बीच में कुछ बातें होती हैं, जहाँ लुइस ओपेनहाइमर से एईसी डिपार्टमेंट के काम को संभालने के लिए कहते हैं। असल में एईसी डिपार्टमेंट ओपेनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद का नया हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट था और ओपेनहाइमर पहले भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली टीम को लीड कर चुके थे। लुइस उसको ये काम देना चाहता था, पर ओपेनहाइमर लुइस को इस काम को करने से इनकार कर देता है और तब से लुइस और ओपेनहाइमर के बीच रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। तब लुइस उस पर केस कर देता है। वो हर हालत में ओपेनहाइमर को सबक सिखाना चाहता था, वो उसको बदनाम करना चाहता था। जिसके बाद ओपेनहाइमर से भी कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, जिस पर ओपेनहाइमर अपने आगे की कहानी उनको सुनाता है कि अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में टीचर की जॉब करने लगा, जहाँ पर उसकी मुलाकात लॉरेंस से हुई, जिसके बारे में नील बोर ने ओपेनहाइमर को बताया था। फिर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद हमको आगे दिखाया जाता है कि ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जीन नाम की एक लेडी से होती है जो कि एक कम्युनिस्ट है। उनके बीच में वहाँ पर कुछ बातें होती हैं और उन दोनों के सोच और विचार एक जैसे होते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इसी दौरान ओपेनहाइमर वहाँ पर रखी एक बुक को पढ़ने लगता है जो संस्कृत में लिखी होती है, जो कि भगवत गीता है, जिसमें लिखा था कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, विनाश का कारण भी मैं हूँ, सब अंत मुझसे ही होगा। जिसके कुछ दिनों बाद ओपेनहाइमर लॉरेंस से मिलता है, जो एटॉमिक बॉम्ब पर फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। जहाँ एक तरफ ओपेनहाइमर की थ्योरीज गलत साबित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर ओपेनहाइमर के फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो रहे थे। जिसके साथ ओपेनहाइमर अपनी रिसर्च को जारी रखता है। उसे समझ आ जाता है कि एटम के टुकड़े और उनके पार्टिकल्स का फ्यूजन करके किसी भी तरह का बॉम्ब बनाना पॉसिबल है। और ऐसे ही देखते देखते ओपेनहाइमर अमेरिकन साइंटिस्ट के बीच में अपनी रिसर्च के दम पर फेमस हो जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन ओपेनहाइमर की मुलाकात किटी नाम की लेडी से होती है, जहाँ किटी ओपेनहाइमर की एटॉमिक थ्योरी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उनके बीच रिलेशन बनने लगता है। हालांकि किटी पहले भी 2 बार शादी कर चुकी है, पर ओपेनहाइमर और किटी के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। वो शादी कर लेते हैं। वहीं हम ओपेनहाइमर को जीन के साथ भी देखते हैं, जिसके साथ वो पहले से ही रिलेशन में था। जिधर जीन
ओपनहाइमर से उसके साथ रहने को कहती है, क्योंकि उस वक्त जीन की हालत ठीक नहीं होती है, वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है और उसकी कंडीशन खराब है। पर ओपनहाइमर जीन से ये कहता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो जीन के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए वो जीन से ब्रेकअप कर लेता है। जिसके कुछ सालों बाद अचानक से ओपनहाइमर के ऑफिस में यूएस जनरल लेस्ली ग्रोव्स आ जाते हैं, जो उसको बताते हैं कि उन्होंने ओपनहाइमर की बहुत तारीफ सुनी है और वो यहाँ पर उससे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आए हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि रशिया भी एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक बॉम्ब बनाने पर काम कर रहा है और अगर उन्होंने हमसे पहले एटम बॉम्ब बना लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जिसके बाद महाविनाश होना तय होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अमेरिका के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाओ, जिसके लिए ओपनहाइमर मान जाता है। पर अब इस काम के लिए उन्हें काफी सारा पैसा, एक बहुत बड़ी जगह और एक बेहतरीन साइंटिस्ट टीम की जरूरत थी, जिसमें उनको 3-4 साल का समय लगने वाला था। अब उनके पास साइंटिस्ट की एक पूरी टीम थी और उन्होंने लॉस एल्मोस नाम की जगह पर एटॉमिक बॉम्ब बनाने का काम शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, जहां एक दिन एडवर्ड टेलर नाम का साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन की थ्योरीज लेकर उसके पास आता है और उनको बताता है कि अगर एटॉमिक एनर्जी के अंदर जरा भी गलती होती है तो वहाँ एक ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है, जो अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इतनी बड़ी तबाही होगी कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। तभी ओपनहाइमर इस बात का पता लगाने एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास पहुंच जाते हैं। ओपनहाइमर आइंस्टाइन को वो थ्योरी दिखाता है, जिस पर आइंस्टाइन भी वही बात करते हैं कि अगर तबाही हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिससे दुनिया भी तबाह हो सकती है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमको प्रेजेंट टाइम में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर लेस्ली से ओपनहाइमर के बारे में पूछा जाता है। वो उन्हें बताता है कि ओपनहाइमर अपने देश के प्रति पूरी तरह से वफादार है, जहाँ ओपनहाइमर भी मौजूद होता है। वो उन्हें बताता है कि वो जीन से होटल में मिला करता था जब वो जिंदा थी, पर उसके कम्युनिस्ट होने की वजह से लुइस उसको फंसाना चाहता है। जहाँ वो कोर्ट में ये भी बताता है कि जीन ने उससे आगे भी मिलते रहने का प्रॉमिस मांगा था, पर उसने जीन से कोई प्रॉमिस नहीं किया और वो फिर कभी जीन से नहीं मिला, जिसके बारे में लेस्ली को भी पता चल चुका था, जिसने ओपनहाइमर से कहा था कि जीन से मिलना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जीन एक कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करती थी, इसीलिए गवर्नमेंट उसको गद्दार समझती थी। जिसको सुनकर ओपनहाइमर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जिसके कुछ ही दिनों बाद ओपनहाइमर को खबर मिलती है कि मानसिक हालत खराब होने के कारण जीन सुसाइड कर चुकी है, जिसको सुनकर ओपनहाइमर बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। ये समय वो था जब ओपनहाइमर को उसकी वाइफ किटी ने सहारा दिया। ओपनहाइमर अंदर से टूट चुका था, जिस वजह से वो अपने एटॉमिक बॉम्ब बनाने के प्रोजेक्ट पर भी सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। पर एटॉमिक बॉम्ब बनने ही वाला था, जहां एक दिन जब सभी साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी एडवर्ड ने उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का आइडिया दिया था, जो कि एटम से कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल था। पर कोई भी अभी उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अपनी रिसर्च और इक्वेशंस के जरिए ओपनहाइमर ये समझ चुके थे कि अगर हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया तो इसके बारे में दूसरे देशों को भी पता चल जाएगा और वो भी इसकी कॉपी करेंगे, जिसके चलते अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। और अब फाइनली वो समय आ गया था जब उनका एटॉमिक बॉम्ब बनकर रेडी हो चुका था और अब उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहाँ सब कुछ हिलने लगता है, साथ ही उनकी हैट्स तक उड़ जाती हैं, जिसके रिजल्ट से सब लोग बेहद खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो चुके थे। जिसके बाद ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है और अब ये देखना था कि ये जो बॉम्ब उन्होंने बनाया है ये किस पर गिराया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका और रशिया दोनों ही सुपर पावर्स थी, पर वहीं जापान भी उनके बीच लड़ रहा था और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। वहाँ मौजूद ऑफिशियल्स कहते हैं कि उनको इस एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में करना चाहिए। वहीं वो जापान के कुछ सिटीज को पॉइंट आउट करते हैं, जिसमें से वो 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी को चुनते हैं। पर ओपनहाइमर समेत उसकी टीम का ये कहना होता है कि उन्हें उस बॉम्ब से जापान को सिर्फ डराना चाहिए, ना कि तबाह करना चाहिए। जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग ये कहते हैं कि जापान के ना मानने पर हमें इस बॉम्ब का इस्तेमाल उस पर करना चाहिए, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 रुक सकती है और साथ ही अमेरिका की शक्ति का पूरे विश्व को पता चल जाएगा। जिसके कुछ ही दिनों के बाद ओपनहाइमर और उनकी टीम एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग पर पूरी रिसर्च कर लेते हैं और 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट को शुरू किया जाता है। और जैसे ही वो बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं, वो इतना बड़ा और घातक ब्लास्ट होता है जिसको कोई भी इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाता, जिससे पूरी धरती हिलने लगती है और कुछ ही देर के लिए सब कुछ सुन पड़ जाता है। कई मीलों दूर से भी इस ब्लास्ट को देखा जा सकता था, जिससे सभी लोग ओपनहाइमर की बहुत प्रशंसा करते हैं कि आखिर उन्होंने बाकी देशों से पहले इसको बना लिया। और अब यूएस गवर्नमेंट रेडी थी जापान की इन दोनों सिटीज पर बॉम्ब को गिराने के लिए। जिसके बाद 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जाता है,
जो काफी तबाही मचा देता है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। जिसके कुछ दिन बाद ओपनहाइमर को स्पीच देने के लिए एक जगह पर बुलाया जाता है, जहां ओपनहाइमर अमेरिका की तारीफ करता है और वहां बैठी ऑडियंस बहुत खुश नजर आती है। पर ओपनहाइमर अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी वजह से ही कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं, कई सारे घर और परिवार उजड़ चुके हैं। वो हादसा इतना दर्दनाक था कि चाहकर भी ओपनहाइमर उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता था। जिसके कुछ दिन बाद ओपनहाइमर को यूएस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहां वो ओपनहाइमर की खूब तारीफ करते हैं। साथ ही प्रेसिडेंट ओपनहाइमर से कहते हैं कि हमें और भी बॉम्ब बनाने होंगे और मैं चाहता हूं कि इसे तुम और तुम्हारी टीम ही मिलकर बनाएं। पर ओपनहाइमर कुछ खास खुश नहीं दिखता है। वो प्रेसिडेंट से कहता है कि भले ही हमने जीत हासिल कर ली हो और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई हो, पर अब हमें इसको यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि बॉम्ब बनाने की होड़ में बाकी सभी देशों से झगड़ा होना संभव है और अगर ऐसा हुआ तो इस बार लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिसका दोषी मैं खुद को मानता रहूंगा। जिस पर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तुमने बस अपना काम किया है। तुमने बॉम्ब नहीं गिराया, बॉम्ब मैंने गिराया है, तो दोषी मैं हुआ, ना कि तुम। इसलिए आगे भी बॉम्ब बनाने का काम चलता रहना चाहिए। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां कोर्ट रूम में मौजूद सभी साइंटिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स और लॉयर्स इस बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर कौन कौन इस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे जुड़ा हुआ था। और तब हमको पता चलता है कि लुइस ने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे ओपनहाइमर पर इतना प्रेशर पड़ा कि वो एक ऐसा वेपन बना दे जिससे तबाही होना तय था। और लुइस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ओपनहाइमर से बदला लेना चाहता था, क्योंकि कई बार ओपनहाइमर की वजह से उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और जब कोर्ट में ये सब बातें हो रही होती हैं और ओपनहाइमर पर ये सब इल्जाम लगाए जा रहे होते हैं, तभी ओपनहाइमर की वाइफ किटी वहाँ पर आ जाती है, जो सबको बता देती है कि ये सब साजिश लुइस स्ट्रॉस की है। और अंत में ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाता है, उस पर लगे सभी इल्जाम हट जाते हैं। जिसके बाद कहानी के अंत में वही सीन दिखाया जाता है जब एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपनहाइमर के बीच में कुछ बातें होती हैं। और ये वो वक्त होता है जब ओपनहाइमर ने आइंस्टाइन को हाइड्रोजन बॉम्बिंग की इक्वेशन दिखाई थी, जो ओपनहाइमर से ये कहता है कि ये तबाही का एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है, तो तुम कोशिश करना कि ये सब रुक जाए। जिस पर ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहता है कि जब मैं आपके पास ये इक्वेशन लेकर आया था, तब हम दोनों को पता था कि इससे दुनिया तबाह हो सकती है। जिस पर आइंस्टाइन हाँ में जवाब देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। असल में ओपनहाइमर को पहले ही पता चल चुका था कि हाइड्रोजन पावर भी अस्तित्व में आएगी। साथ ही में वो ये भी जानता था कि अगर वो अस्तित्व में आई तो दुनिया तबाह हो सकती है। और तभी ओपनहाइमर को ये महसूस होने लगा था कि वो एक प्लेन में है और खुद ही इस दुनिया को तबाह कर रहा है। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वेल, ये एक ऐसे टॉपिक पर बेस्ड फिल्म है जिस पर बात करना या फिर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी मसले का हल वॉर नहीं है। ये पृथ्वी बहुत सुंदर है, जिसके बर्बाद होने का कारण सच में